हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन अक्टूबर 2024 की, जिसमें गाइस हमारा टॉपिक रह गया था कल्चर। हम कल्चर कंप्लीट करेंगे जल्द ही। मैगजीन गाइस कंप्लीट हो ही रही है, जैसा कि हो ही गई है बेसिकली। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। योर करंट अफेयर पोर्शन विल बी कवर्ड वेरी नाइसली इन दी चैनल। बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी मंथ की प्लेलिस्ट देखो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो ताकि हर टॉपिक की पीडीएफ्स, कंसोलिडेटेड पीडीएफ्स आपको मिलती रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो। पीएम पाठशाला के चैनल को भी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर भी करिए अपने अमंग्स योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी जेन्युइन कंटेंट करंट अफेयर का मिल सके। ठीक है, आज हम ना कल्चर शुरू कर रहे हैं, एथिक्स करना है अभी हमें, और एक स्कीम्स करनी है। अच्छा, इसी के साथ गाइज एक प्लान ये भी है, क्योंकि यूपी पीसीएस अप्रोच करने वाला है, बिहार पीसीएस अप्रोच करने वाला है। इसके लिए हम एक कंसोलिडेटेड एमसीक्यूज़ की वीडियोस लेकर आएंगे, जिसको आपको ज़रूर अटेंड करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हों। क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्रैक करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, कि जिस टाइम पर आपको इतने करंट अफेयर्स के साथ साथ, इतने सारे रिवीजन के साथ साथ इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ताकि पेपर वाले दिन आप जाओ तो कहीं पर आपको दिक्कत ना हो पेपर करते वक्त। अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड। क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उठाएंगे ये न्यूज़ भी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को, कौन कौन सी क्लासिक लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है, और क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने से फ़ायदा क्या होता है। तो यूनियन कैबिनेट ने मराठी महाराष्ट्र की भाषा को, पाली प्राकृत बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो भाषा है, असमीज असम की, और बंगाली वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ध्यान रखना इस बात को। कौन कौन सी है? मराठी है, पाली प्राकृत है, असमीज है, बंगाली है। इन चारों लैंग्वेजेस को आप कह लो, इन सभी लैंग्वेजेस को क्या मिला है? अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट की तरफ से कि भाई आपको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब है कि इंडिया की बहुत ही पुरानी सांस्कृतिक भाषा, जो एक टाइम कल्चरल हेरिटेज का पार्ट रही हो, और वो कस्टोडियन, अब हम, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब होता है कि कस्टोडियन की तरह अब उसको देखा जा रहा है, और उसका कम्युनिटी पे हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ा हो, तो ऐसी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। 2004 में भारत सरकार ने पहली बारी ऐसी न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज को क्रिएट करा, जिसका नाम रख दिया क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसके लिए कौन बैठा था? इसके लिए बैठा था लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर साहित्य अकेडमी 2004। क्या करने के लिए? कि जो भी प्रपोज लैंग्वेजेस हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, उनका स्टेटस एग्जामिन करने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का। अब क्राइटेरिया क्या होता है? जो क्राइटेरिया रिवाइज किया गया है 2005 में, वो देखते हैं हम। तो क्राइटेरिया वर रिवाइज्ड इन 2005 एज फॉलोइंग। पहला क्या क्राइटेरिया है? हाई इंटीक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500-2000 ईयर्स। ये ध्यान से समझ लो क्या क्राइटेरिया है जो कि रिवाइज कर दिया गया था 2005 में। उसको हम जरा समझते हैं कि क्या बेसिक क्राइटेरिया है लैंग्वेज को ये क्लासीफाई करने के लिए कि ये क्लासिकल भाषा बनेगी। तो सबसे पहले याद रखना, उसके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि 1500-2000 साल पहले से उसका टेक्स्ट या उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री पाई गई हो। ध्यान रखना, हाई एंटीक्विटी के साथ। सेकंड तरीका क्राइटेरिया जो होता है वो होता है अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट, जो कि बहुत ही वैल्यूबल हेरिटेज है, जो बहुत ही जनरेशन ऑफ स्पीकर्स उसको बोलते हुए आ रहे हैं, और उनके एंशिएंट लिटरेचर उनके नाम से छपे हुए हैं। जैसे कुछ देखो होगा हमने, पाली टेक्स्ट, प्राकृत टेक्स्ट, इन सभी भाषाओं में पाए गए, तभी तो इन भाषाओं को बोला जा रहा है कि इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना ज़रूरी था। अब लिटरेरी ट्रेडिशन देखो, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिनल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी स्पीच कम्युनिटी से उसको बोरो कर लिया या उसको चुरा लिया या आपने उनसे उधार लिया है। इट हैज़ टू बी वेरी मच ओरिजिनल। और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है वो मॉडर्न से डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है और साथ ही साथ उसका डिसकॉन्टिन्यूशन हुआ है, तब जाके वो क्लासिकल भाषा का क्राइटेरिया बनेगी।
पहले याद रखना, पहले खाली 6 ऐसी इंडियन लैंग्वेजेस थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये पेपर में क्वेश्चन इस बार का पक्का है आपका, नोट कर लो। 6 भाषाओं को ही पहले, कितनी, 1 2 3 4 5 6, और अब की बारी 5 भाषाओं को ऐड करा है, टोटल अभी 11 भाषा हो गई हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया बंगाली, एसमीज, पाली, प्राकृत, मराठी, 5 अभी करी है, पहले थी 6, 11 हो गई, 6 + 5 11। तमिल को बनाया गया पहले, संस्कृत को बनाया गया, तेलुगु, कन्नड़ को बनाया गया, मलयालम को बनाया गया, उड़िया को बनाया गया। इन 6 भाषाओं को पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा अलग अलग टाइम पे 2004 से, फिर 5 में, फिर 8, 13, 14 ऐसे बनाया गया है। और अब 2024 में फिर से इसमें 5 भाषाओं को ऐड किया गया है। तो ये सभी लैंग्वेजेस कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, कहाँ लिस्टेड हैं, 8th शेड्यूल में ये लिस्टेड हैं। तो हमें ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है, ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिस्टेड हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है फॉर डिक्लेयरिंग क्लासिकल लैंग्वेज, वो सब कुछ रिवाइज करा गया था 2024 में। ओरिजिनल लिटरेरी जो नॉर्म है उसको ड्रॉप किया गया 2005 के क्राइटेरिया में। फिर एलएसी को लगा कि इससे बड़ा डिसअप्रूवल और बड़ा प्रूफ बड़ा डिफिकल्ट करने में, प्रूव करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको वापस से लिया गया कि भाई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो हमें याद रखना है, देर आर 4 क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया वी क्लासीफाई आर लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए 4 प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं क्राइटेरिया से चलना होता है। सबसे पहले है हाई एंटीक्विटी। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, यही पेपर में पूछ लेगा कि कैसे कैसे क्राइटेरिया होते हैं, किस बेसिस पर आप क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करते हो। सबसे बड़ी बात है हाई एंटीक्विटी, यानी जितने भी आपके अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री वगैरह जो भी रही हैं, 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। आपका वो बहुत जनरेशन जो उसके लिटरेरी टेक्स्ट हो, मैंने आपको बताया, ये उसकी पोइट्री मिलनी चाहिए, करंट नॉर्म से अलग होना चाहिए। ये सभी आप करोगे तभी एक क्राइटेरिया बनेगा क्लासिकल लैंग्वेज को चुनने का। न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है प्राकृत, ये आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज के ग्रुप से रिलेटेड है। इसके डिफाइनिंग फीचर वॉज दैट दे वर द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। ये संस्कृत के अपोज में ये लैंग्वेज किसका है? मासेस का है। ये एलीट और पहले तो हाई लिटरेचर के लोग ही बोलते थे, विच वॉज रिस्ट्रिक्ट। अब ध्यान रखना एक बात, ये एलीट और हाई लिटरेचर के जो लोग होते थे वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, खाली इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की तरह इसको डिफाइन किया जाता था। और ये देखो, बड़ी अजीब सी बात थी कि लोग ज़्यादातर यही भाषा बोलते थे। आम आदमी की भाषा थी, समझ लो आप। ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही, आम आदमी का मतलब है कॉमन पीपल इस भाषा में बात करते थे। जबकि जो एलीट क्लास होते थे, हाई लिटरेचर होते थे, वो आपके संस्कृत भाषा में बात करते थे। अब प्राकृत जो है ना, वो एक रीजनल सब टाइप है। इट वॉज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस लिटरेरी टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया गया 2nd and 3rd सेंचुरी के अंदर। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली में था, एक प्राकृत में था। तो वेरियस इंस्क्रिप्शंस हैं रूलिंग डायनेस्टीज की अक्रॉस साउथ एशिया जो चलती आ रही है। इंस्क्रिप्शन जो आपके प्री गुप्ता टाइम्स हैं, स्पेशली जो अशोकन एडिक्ट्स हैं, ये प्राकृत में। तो बाय द टाइम ऑफ द गुप्तास प्राकृत जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया और इसका लोकल करेक्टर ख़त्म हो चुका था। अब नेक्स्ट आता है पाली भाषा के बारे में। तो ट्रेडिशनली इसको मगधी प्राकृति में आइडेंटिफाई किया गया था। तो बुद्धिस्ट फिलोसफिकल वर्क हैं, धम्मपदा है, स्टोरीज है, जटका टेल्स हैं, सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब ध्यान रखो, पाली का जो भाषा है ये कहाँ से आया है? पाली का जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोला जाता है थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कैनन के द्वारा, ये उसी कैटेगरी में आई है। याद रखो, पिटकाज होते थे, विनय पिटका, सुत पिटका, अभिधम्ब पिटका, ये बास्केट होती थी 3 पिटकास की, याद रखो। विनय पिटका में डिसिप्लिन बास्केट के बारे में, यानी वो बुद्धिस्ट संघ में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे क्या रूल, किस डिसिप्लिन के साथ रहना है, वो विनय पिटका में लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से। सुत पिटका में लिखा हुआ है कि बास्केट क्या कह रही है, यानी कि जो भी बुद्धा के सरमन रहे हैं, जो भी उन्होंने डिस्कोर्स दिए हैं, ठीक है ना, जैसे जो भी वो प्रवचन करते थे, वो सारे सुत पिटका में लिखे हुए हैं। अभिधम्ब पिटका में लिखा हुआ है बास्केट, जो ना पूरी बुद्धिस्ट की फिलॉसफीज को इलेबोरेट करती हैं, उसको हम अभिधम्ब पिटका कहते हैं। तो 3 तरह के पिटकास जो हैं वो लिखे गए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर
प्राकृत लैंग्वेज का भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज, ध्यान रखो कहाँ कहाँ ये मेंशनड है, ये पता होना चाहिए बड़े ध्यान से। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बी वेरी कॉन्शियस अबाउट डूइंग दिस टॉपिक। देखो इसमें है अर्धमबगड़ी, मतलब यहाँ पर ये एंशियंट किंगडम ऑफ मगधा से रिलेटेड है, जो मॉडर्न बिहार में था। महावीरा जो जैनिज्म के फाउंडर थे वो मगध में ही बॉर्न हुए थे, तो वो अर्ली जो जैन टेक्स्ट हैं वो आपको अरिदम गति में ही मिलेंगे। सौरभ सेना ये ओरिजिनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी में यूज़ की जाती थी। ड्रामा जो करते थे ना, यूज ड्रामा में वुमेन एंड रिस्पेक्टेबल जो लोग होते थे, एक महाराष्ट्री होती थी, ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में चलती थी। तो ध्यान रख लो प्राकृत लैंग्वेज का यहाँ यहाँ इन जगहों जगहों पे इन टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही जो मराठी है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज है। मॉडर्न मराठी कहाँ से आई है? महाराष्ट्री प्राकृत से आई है। प्राकृत का जो डायलेक्ट है वो वेस्टर्न इंडिया में बहुत यूज़ होता था। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सतवाहनास की। तो अर्लीस्ट एविडेंसेस से पता चलता है जो मॉडर्न मराठी है ना, मॉडर्न मराठी को आप ट्रेस करोगे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में जो सतारा में मिलती है। फिर बंगाली और असमीज़ है, ये दोनों ही लैंग्वेज जो हैं, बंगाली है असमीज़ है, इनका जो मेन ओरिजिन है वो है मगधी प्राकृत में ही है। ईस्ट इंडिया की भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है मगध के कोर्ट की। तो ये सारे इसकी बातें हैं। अब हमें ये भी देखना है कि कैसे कैसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो कैसे कैसे बेनिफिट करता है। तो बेनिफिट्स ऑफ कन्फरिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का पहली चीज़ है फिनेंशियल असिस्टेंस देना। यानी कन्फरिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अगर मिल जाता है तो इससे फिनेंशियल असिस्टेंस बढ़ता है, रिसर्च प्रमोट होती है, एकेडमिक एक्सप्लोरेशन बढ़ता है, प्रिजर्व प्रमोशन होता है, लैंग्वेज प्रोटेक्ट होती है। तो ध्यान रखना किसी भी भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है तो सबसे बड़ा फ़ायदा उस भाषा को ये होगा कि उस भाषा को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? यानी उसकी रिसर्च की जाएगी, उस पर एकेडमिक एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। फिर ऐसी भाषा अगर क्लासिकल भाषा हो गई अगर कोई, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन में रखा जाएगा। यानी जो स्टेटस है उसमें सिस्टमेटिक एफर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक काम किया जाएगा, डॉक्यूमेंटिंग कंजर्विंग करने के लिए, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुँच पाए। और इससे क्या फ़ायदा होगा? कल्चरल आइडेंटिटी इन्हेंस होगी, अवेयरनेस इन्हेंस होगी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होएगी, नेशनल ग्लोबल कल्चर हमारा कंट्रीब्यूट करेगा ये। चौथा फ़ायदा होता है एम्प्लॉयमेंट, जॉब देती है ये। जब आप प्रिजर्व करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, डिजिटाइज करोगे एंशिएंट टेक्स्ट को, कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे, जॉब ट्रांसलेशन का काम करेंगे, कोई पब्लिशिंग का काम करेगा, कोई डिजिटल मीडिया का काम करेगा। कह रहे ये सबका बहुत फ़ायदा होगा। यानी देखो जॉब अपॉर्चुनिटी निकलने लग गई। कह रहा फॉर एग्जाम्पल कल्चरल हेरिटेज लैंग्वेज का आप करोगे तो विजिटर्स भी आएंगे, लोकल इकॉनमी वहाँ पे उनको टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का मौका मिलेगा, तो वहाँ पे किसी को रोज़गार मिलेगा अल्टीमेटली। फिर स्टडी सेंटर का काम करता है। तो ध्यान रखना किसी भी भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है तो वो ओवरऑल बड़ा बेनिफिट करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस उस भाषा को बचाएगा, उस भाषा के लोगों के बारे में भी जिक्र होगा कि नहीं होगा। फिर कल्चरल आइडेंटिटी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब देता है। फिर स्टडी सेंटर का काम क्या करता है? देखो क्लासिकल स्टेटस मिलते ही ना यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को डेडिकेटेड फंड मिलना शुरू हो जाता है, रिसीव फंडिंग टू सेटअप डेडिकेटेड सेंटर, ताकि उस भाषा को पढ़ा जाए, उसकी विजिबिलिटी बढ़े, है ना, स्कॉलरशिप मिले। एग्जाम्पल के तौर पर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है क्लासिकल तमिल का, वो क्यों करा गया था फैसिलिटेट? ताकि जितने भी एंशिएंट टेल्स आपके तमिल टेक्स्ट हैं उनमें कोर्स वगैरह चला के बच्चे तमिल भाषा को सीखें। बात समझ रहे हो? तो यानी कि इसके 5 फ़ायदे तो गिनवा ही दिए। देखो उसके बाद ऐसा क्या किया जाए, स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं किसी की क्लासिकल लैंग्वेज को? डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस द्वारा, जैसे संस्कृत के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान ये आपका उज्जैन में है। तेलुगु कन्नड़ के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस तैयार किए गए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए तैयार करे गए हैं। यूजीसी ने ग्रांट किया है, प्रोफेशनल चेयर्स दिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऐसे ही नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है, की ऑब्जेक्टिव्स हैं डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट से यूज़ किए जाते हैं राइटिंग के लिए वो 70% मैन्यूस्क्रिप्ट्स में होते हैं। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी क्लासिकल भाषा को प्रमोट करने का, उसके मैन्यूस्क्रिप्ट बनाओ, उसके नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड बना के दो।
अब किसी भी देखो स्टेटस मिलने से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्स टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक माइलस्टोन। देखो हम ना एक डाइवर्स कंट्री है गाइस, और डाइवर्स लैंडस्केप को हमेशा अचीव करने के लिए फ्यूचर जनरेशन तक उसका एक्सेस हो, वो अप्रिशिएट कर पाए अपने डीप हिस्टोरिकल रूट्स को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको संभाल के रखा जाए। और हमें अल्टीमेटली अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज भी करना है और इम्पोर्टेंस भी देनी है, ताकि हमारा नेशन का कल्चर आइडेंटिटी प्रमोट हो पाए। देखो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट। हमारा ऐसा ना हो कि हम एक शेप ही ना दे पाएँ अपने कल्चरल आइडेंटिटी को। हम इस डाइवर्सिटी की अगर हमने कदर करनी सीख गए तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ध्यान रखना मेरी इस बात को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को करने के लिए ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप सोसाइटी को बांध के रखते हो। ठीक है, चलिए, बांध कर रखने का मतलब है हारमोनी में रखते हो। चलो अब हम चलते हैं सीधा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के ऊपर बात करना है। ठीक है, ये क्या है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, देखते हैं हम न्यूज़ में क्यों था। सबसे पहले देखते हैं, कह रहा देखो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान ने अपना वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट को एक्सटेंड करा है श्री करतार साहिब कॉरिडोर से नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड के लिए ये कर रहे हैं। अब हम समझते हैं डेरा बाबा नानक और जो नानक और श्री करतार साहिब पिलग्रिमेज क्या है, समझते हैं। ये देखो डेरा बाबा नानक श्री करतार साहिब विलेज, इसको पूरा देखो आप, ये सारा का सारा मैप बना हुआ है। करतारपुर, दिस इज़ द रीजन ऑफ द करतारपुर, दिस इज़ डेरा बाबा नानक। इसके पास एक नारोवाल है, पाकिस्तान में रीजन है ये। अब डेरा बाबा नानक यानी श्री करतार साहिब पिलग्रिमेज के बारे में समझ लो, क्या है ये, कहाँ सिचुएटेड है, कैसा अग्रीमेंट है, क्या बेनिफिट होगा, क्या है, समझते हैं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब ना नारोवाल, ध्यान से सुनना, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ता है। 4.5 किलोमीटर्स का है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। नियर आपका हिस्टोरिक टाउन ऑफ डेरा बाबा नानक जो है ना गुरदासपुर में, पंजाब का जो गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक रीजन है डेरा बाबा नानक। उसी से 4 आप चले जाओ 4.5 किलोमीटर ये पड़ता है आपका गुरुद्वारा भी। तो विलेज करतारपुर जो है वो वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट जो बैंक है रिवर रावी का, उस पे विलेज करतारपुर पड़ता है। अब गुरुद्वारा जो डेरा बाबा नानक है ना, वो आपके ईस्ट ऑफ बैंक रिवर रावी पर है। ध्यान रखना दोनों बातें, करतारपुर विलेज कहाँ पर है? रिवर रावी के वेस्ट बैंक में। लेकिन जो गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक का, वो ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पर है। अब इसमें अग्रीमेंट क्या हुआ ये समझते हैं। अग्रीमेंट ये हुआ है कि श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का अग्रीमेंट ओरिजिनली 2019 में साइन हुआ और 5 साल के लिए ये वैलिड था, यानी 19, 20, 21, 22, 23, है ना। तो अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर, इसमें क्या होता था, वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑफ इंडियन पिलग्रिम्स। इस वीज़ा का, इस अग्रीमेंट का फ़ायदा ये होगा कि आपको वीज़ा फ्री, मतलब यहाँ आने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन पिलग्रिम्स को, OCI को, ओवरसीज जो सिटीजन्स रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ये आसानी से आप फ्रॉम इंडिया टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आप डेली बेसिस पर आ सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर जो पाकिस्तानी सिख हैं उनको एक्सेस इस कॉरिडोर पर नहीं दिया गया है। वो डेरा बाबा नानक इंडिया में विजिट नहीं कर सकते हैं विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग एन इंडियन वीज़ा। ध्यान से सुनना, पाकिस्तानी सिख को एक्सेस इस कॉरिडोर पर नहीं है। वो डेरा बाबा नानक इंडिया में जो है वो विजिट नहीं कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं ट्रैवलिंग गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, रिक्वायर टू रिटर्न द सेम डे। ये भी बात ध्यान से सुनना, जितने भी तीर्थयात्री गुरुद्वारे में जा रहे हैं उनको सेम डे घर वापसी भी करनी है। और पाकिस्तान वहाँ पर $20 लिवाया करता है हर विजिट पर। आप जाओ $20 देने को तैयार हो जाओ। तो इम्पॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। क्या क्या नाम है देखते हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान, क्या है नाम? गुरुद्वारा जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना साहिब में। गुरुद्वारा बेर साहिब यानी सुल्तानपुर लोधी में। अकल तख्त ये श्री हरिमंदिर साहिब में। तख्त श्री केशगढ़ साहिब ये अनंतपुर साहिब में। श्री दमदमा साहिब ये आपका तलवंडी साबो पंजाब में है। तख्त श्री पटना साहिब बिहार में है। तख्त श्री हजूर साहिब नंदिद आपका ये महाराष्ट्र में है। अब इस अग्रीमेंट के तहत कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द फेथ ऑफ द पिलग्रिम्स हु ट्रेवल थ्रू द कॉरिडोर। सर आपका करतारपुर जो ये कॉरिडोर है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो आप, बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है इसकी। कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही,
करतारपुर आप सोचो फाइनल रेस्टिंग प्लेस था गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने अपना 18 साल वहीं अपनी लाइफ के स्पेंड किए थे। गुरु नानक देव जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो गुरु ग्रंथ साहिब भी उनके इतने सारे भजन के लिखे हुए, होली बुक जो 6 की होती है करतारपुर में रखी गई है वो वहाँ पर। और कम्युनिटी मील आप सोचो, गुरु का लंगर इतना इम्पोर्टेंट होता है। आपने जीवन में कभी ना कभी कभी गुरुद्वारे अगर आप गए हो वहाँ पे लंगर ज़रूर चखा होगा। तो आप समझ जाओ कि इतना बड़ा काम ये किया गया है कि कम्युनिटी मील प्रोवाइड की जा रही है। करतारपुर से इनिशिएट हुई थी, इंपॉर्टेंट सिख ट्रेडिशन है, आप जानते हो। अच्छा, गुरु नानक देव जी पहले ऐसे थे जिन्होंने 3 पिलर ऑफ सिखिज्म को चलाया था। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि ऐसे कौन सी पातशाही थी जो कि 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म को जिन्होंने क्रिएट करा। तो गुरु नानक देव जी थे। क्या करो? किरत करो, सबसे पहले वर्क हार्ड करो और ईमानदारी से जीवन जियो। फिर वंद चखो, यानी वेल्थ को शेयर करो, टैलेंट को शेयर करो दूसरों से। फिर नाम जपो, यानी मेडिटेशन करना है, चांटिंग करनी है, सिंगिंग करनी है। तो ध्यान रखना क्या क्या करने को बोला है। कीरत करो सबसे पहले क्या करना है? कीरत करो। फिर क्या बोला है? वंद चखो के बाद क्या बोला है? नाम जपो आखिरी में। तो पीस एंड डिप्लोमेसी। और देखो ये तो चलो, एक तो देखो आपने तीर्थ यात्रियों के लिए, आपने सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया, डेफिनेटली किया। पीस एंड डिप्लोमेसी के लिए क्या हुआ? आपने कॉरिडोर प्रमोशन से एक तो रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाया, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाया, आपने कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़ाई। देखो कितनी खुशी की बात है कि भले ही इंडिया पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो एक तरफ कर हमने अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी को एक्सरसाइज किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया पाकिस्तान के एक रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए अब हम इमिडिएटली मूव कर देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आपने ज़रूर अक्टूबर के मंथ में लेडी जस्टिस के बारे में ज़रूर आपको ये घटना पता चली होगी। तो उन्हीं के बारे में ज़रा हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या है ये, न्यू फ्लैग इंसाइनिया एंड लेडी जस्टिस एज सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट ने नया फ्लैग इंसाइनिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने नया लेडी जस्टिस का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट का बनाया है। लेडी जस्टिस बेसिकली ओरिजिन कहाँ हुआ है? ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी में। लेडी जस्टिस का सबसे पहले ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था फर्स्ट रोमन एम्परर में, ऑगस्टस ने ये इंट्रोड्यूस किया था। वर्शिप ऑफ जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ गॉडेसेस जस्टिशिया। डिपिक्शन क्या है? उनके हाथ में, एक हाथ में स्केल है एंड दूसरे हाथ में सवोर्ड है। ठीक है, एडिशन ब्लाइंड फोल्ड होते थे पहले उनके, देखो आप रिनाइसा पीरियड में 14th सेंचुरी में, जो सटायर था बेसिकली करप्ट सिस्टम पे, क्या था? एक व्यंग्य कसा गया था, सटायर किया गया था कि कैसे देखो जुडिशरी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ब्लाइंड आई सिग्निफिकेंस दिस। इनलाइटनमेंट पीरियड आया 17 to 18 सेंचुरी में, जिसमें ब्लाइंड फोल्ड जो है वो उसको रीइंटरप्रेट करा गया कि इम्पार्शियलिटी, रीइंटरप्रेटेड एज रिप्रेजेंटिंग इम्पार्शियलिटी, की इम्पार्शियलिटी के फॉर्म में इसको रखा गया। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लेडी जस्टिस इन इंडिया फर्स्ट इन कैलकाटा इन हाई कोर्ट में 1872 में उन्होंने किया था। अब न्यू लेडी जस्टिस का स्टेचू आने का क्या मतलब है? इनके एक हाथ में तो ठीक है, इस बार आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ सपोर्ट ना होके यहाँ पर किताब है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, इस बार ये इसलिए करा गया क्योंकि अब ना हम ना पूरी तरह से डी कॉलोनियलिटी पे चलना चाहते हैं, यानी हम फ्री हो जाना चाहते हैं ब्रिटिशर्स के दिए हुए सिंबल से, बिल्कुल शेड कर देना चाहते हैं हर तरह के कॉलोनियल सिंबल को। साड़ी रिप्लेसेस वेस्टर्न अटायर। अभी हमने देखो यहाँ देखा कि यहाँ पर वेस्टर्न अटायर है पूरे फिगर में, इसको एक बार ना आप अच्छे से देख लो। यहाँ देखो पूरा वेस्टर्न अटायर है, यहाँ देखो साड़ी पहन ली है। हम क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं? ब्रिंग क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशंस। हमने ब्लाइंड फोल्ड ओपन आइज कर दी हैं अभी, है ना। कन्वे दैट लॉ इज़ नॉट ब्लाइंड एंड सीज एवरीवन इक्वली। ओपन आई का मतलब ही यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ्रेंसिएशन सोसाइटी में कितने भी हों, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से देखा जाएगा। सवोर्ड की जगह अब जो किताब है वो है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिंबलाइज करेगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू इन इट्स ओन जुरिस्प्रूडेंस। और जस्टिस क्या है? डीप रूटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में रादर देन पनिशमेंट। उसके बाद वी आर प्रिजर्विंग ऑफ द स्केल, यानी इसका मतलब है कोर्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली एविडेंसेस को वे कर रहा है,
यानी इम्पार्शियलिटी को हटाना है। हियरिंग बोथ साइड बिफोर डिलीवरिंग, फाइनल जजमेंट पे जाने से पहले वो सब कुछ सुनना है, तो इसीलिए यहाँ बनाया गया है। अब आप देखो फ्लैग देखो सुप्रीम कोर्ट का, इंसाइनिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट चेक करो अब आप, ठीक है। अशोक चक्र पहले ये सब था, अब कैसे कैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा चेंज हो रहा है। फ्लैग एंड इंसाइनिया सुप्रीम कोर्ट का, इसको आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने करा है। अशोक चक्र है टॉप पे, आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं सेंटर में। इंसाइनिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड रोमन, और इसमें आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है यथो धर्मस्ते जय, मतलब संस्कृत में बोला जाता है ये यथो धर्मस्ततो जय, इसका मतलब है वेयर देर इज़ अ धर्मा देर इज़ अ विक्ट्री। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन लुक नाउ, और ये इस तरह से चेंज किया गया है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने शॉर्ट्स वाले वीडियोस पे। सबसे पहले क्या है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी साउथ कोरियन ऑथर हैं हैंग कैंग, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पोइट्री लिखते हैं, जिसमें ये हैंग कैंग को मिला है। ध्यान रखना 2024 का हैंग कैंग को मिला है, ये ध्यान रखना है आपने, नाम नहीं भूलने गाइस बिल्कुल भी। इनको मिला क्यों है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, क्योंकि ये बहुत इंटेंस पोइटिक करते हैं, हिस्टोरिकल ट्रॉमा लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी को एक्सपोज करते हैं। नोबेल प्राइज़ कब से मिलने शुरू हुए, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है 1995 से। पहला अवार्ड 1901 में किया गया था, फिर उसके बाद हर साल दिए जाने लगा। स्टॉकहोल्म स्वीडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल फाउंडेशन है नोबेल फाउंडेशन, वो ये करती है। 6 तरह की कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ बांटे जाते हैं, पीस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक साइंस है। बाकी मैं बता ही चुकी हूँ, डिस्कस किया ही है हमने, पीस का अब हम करने ही जा रहे हैं। 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था एस्टैब्लिश इकोनॉमिक साइंस अवार्ड इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 1974 में स्टैचूज ऑफ नोबेल फाउंडेशन ने स्टेपुलेट करा कि प्राइज़ जो है वो पोस्टहुमसली अवार्ड नहीं करेगा, मरने के बाद प्राइज़ नहीं देगा, अनलेस डेथ हैज़ ऑकर्ड आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ नोबेल प्राइज़। या तो नोबेल प्राइज़ उसमें मिलेगा जब आपकी डेथ अनाउंस नोबेल प्राइज़ से पहले हुई हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ पर अवार्ड गया है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को, निहॉन हिदेन को, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड का फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन अचीव करा है। ग्रास रूट मूवमेंट थी एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर की, हिरोशिमा नागासाकी, वहीं से आ रहा है ये प्राइज़, तो ध्यान रखना है हमें। अवार्ड नोबेल प्राइज़ का मिला है इस बारी। और अवार्ड दिया क्यों जाता है नोबेल पीस प्राइज़ का, क्योंकि फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस अगर आप ला रहे हो, आप आर्मीज़ का कम इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो पीस, तो आपको अवार्ड ज़रूर दिया जाता है। 2017 में इट वॉज अवार्डेड टू इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ताकि डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए करा गया था बाय द ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कैबिनेट ने अप्रूव करा डेवलपमेंट ऑफ NMHC एट लोथल गुजरात। तो नेशनल मैरीटाइम जो आपका हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसको डेवलप किया गया है अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड सागरमाला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे। NMHC है क्या, ये शोकेस करता है कि इंडिया एक रिच एंड डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है, और लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इसने वर्ल्ड का बनाया है। वाई लोथल इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोकेटेड है ये बोगावो और साबरमती रिवर में, गल्फ ऑफ खम्बत के पास ये लोकेटेड है। बहुत IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए प्रोमिनेंट सिटी है ये। ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक के कारण बना है। ड्राई डॉक जो है लोथल में एक इंसाइट देता है, ये बताता है हमें, टाइड्स की जानकारी देता है, विंड की जानकारी देता है, नॉटिकल फैक्टर्स की जानकारी देता है। ऐसे ही जो की प्रोजेक्ट्स हैं इसमें वर्ल्ड क्लास लाइट हाउस म्यूजियम है, कोस्टल स्टेट पेविलियंस हैं, मैरीटाइम थीम्ड इको रिसोर्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके अंडर काम करते हैं। अच्छा, इंडिया का जो मैरीटाइम, ध्यान रखना, इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसके बारे में समझ लो। अर्ली डेज में 3000-2000 BC से IVC को मैरीटाइम ट्रेड लिंक और मेसोपोटामिया को दिया गया था। वैदिक एज में देखते हो तो अर्लीस्ट रेफरेंस दिया गया है मैरीटाइम एक्टिविटीज़ इस कंटेन आपके ऋग्वेदा में है। फिर मैरीटाइम हेरिटेज कहाँ मिला, नंदन मौर्य डायनेस्टी में मगध किंगडम को नेवी के लिए मिला जाता था, क्योंकि वहाँ का मगध किंगडम का नेवी जो था ना, वर्ल्ड का पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस था वो नेवी का। मतलब बहुत अच्छा इनका नेवी सिस्टम, नेवी बहुत अच्छा था, मतलब आप लगा लो। सतवाना डायनेस्टी के टाइम पे पता है क्या हुआ, पहला नेटिव इंडियन रूलर था जिसने कॉइन इशू करे हों विद इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप्स। फिर गुप्ता डायनेस्टी में क्या हुआ कि सेवरल पोर्ट थे ईस्ट में, वेस्ट के ओपन करे गए। ऐसे ही मराठा जो अंडर शिवाजी मराठा नेवी डेवलप करी गई थी इनटू फेरेशस फोर्स,
जिसमें 500 शिप से ज़्यादा शिप्स होती थी। सदर्न कुछ डायनेस्टी थी, चोला था, चेरा पांड्या, विजयनगर एम्पायर, ये सारी की सारी इनमें मैरीटाइम रिसोर्सेज होते थे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं जीआई टैग मिला है 8 असम के प्रोडक्ट्स को। किसने मिला है? असम के 8 प्रोडक्ट्स को। ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड जो अल्कोहलिक बेवरेज होते थे ना, जो राइस को फर्मेंट करके बनते थे, जैसे बुदू जो ग्रोन, बुदो जो गिशी, मैब्रा जो बिदवी, इनको मिला था। तो 3 तो ये राइस वाले हैं। ट्रेडिशनल डिशेज हैं इनकी कुछ, बोदो नेफेम यानी डिश ऑफ फर्मेंटेड फिश को बोलते हैं ये। बोदो ओंकला का मतलब है राइस पाउडर कड़ी बोलते हैं उसको। बोदो गोखा, इसको गोखा गुखी कहते हैं। ये ना बिस्कू फेस्टिवल के टाइम पर होता है। एनर्जी और सेमी फर्मेंटेड फूड जो जूट लीव्स के साथ बनाया जाता है। एक बोदो अरोनई है, इसमें शॉल या स्कार्फ कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना, 3 ये 4 ये 7, एक बोदो अरोनई शॉल जो होती है उसको 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग असम में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में कहाँ होने जा रही है। आपका विल बी हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और वॉज अनवील्ड विच फीचर्स ओनली 10 स्पोर्ट्स को ये करेगा। 6 ऑफ 12 डिसिप्लिन इंडिया वन मेडल एट 2022 में इंडिया में मिला था प्राइज, 30 कॉन्ट्रीब्यूटिंग आउट ऑफ 61 मेडल्स। और हमारा ड्रॉप 2006 में देखते हैं क्या रहता है। अच्छा, बैडमिंटन होता है इसमें, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, रेसलिंग होती है। पहली बारी कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हर 4 साल के बाद कराया जाता है। इंडिया में 2010 के अंदर दिल्ली में हुआ था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है प्रयत्न मित्रा एंड प्रयत्न दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया गया है ताकि नेशनल रिस्पॉन्सिबल तरीके से टूरिज्म को इनिशिएटिव को ले, और इसमें एलिवेट करना है हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट फॉर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट फ्रेंडली हमें लोगों को मिलाना है। ठीक है, एम्बेसडर, स्टोरी टेलर डेस्टिनेशन होनी चाहिए, टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग, अवेयरनेस देना, ये सब किया जाएगा। वुमेन को ट्रेनिंग, यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इसी में है पोमई नागा ट्राइब, यानी पोमई नागा ट्राइब क्या है? पुरूल विलेज ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। इसको उन्होंने बैन कर दिया, हंटिंग को, ट्रैपिंग को, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स को किल कर दिया। पोमई जो नागा ट्राइब है क्या है? नागा ट्राइब है, ओल्डेस्ट नागा ट्राइब है मणिपुर की। जोग्राफिकली लोकेटेड है मणिपुर और नागालैंड में। पोली मतलब पॉटरी और पोतई मतलब पोसॉल्ट, प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। भाषा इसमें पोला यूज़ की जाती है। अब हम सीधा गाइस एमसीक्यूज़ करते हैं जो हमें अच्छे से करने हैं प्रिपेयर। ध्यान से करना, एमसीक्यू थोड़े टफ बनाती हूँ मैं, सो दैट आपके एग्जाम में जब आए तो आपको वो टफ ना लगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर ही बनाया गया है, ध्यान से समझना है। 2014 में भी आया था ये, यूपीएससी के पेपर में आया था ये, तो आपने उसी हिसाब से करना है। आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी, आप सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि आप देखो आपको कितना आ रहा है। ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्डेड सिंबल के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी प्राइज़, नोबेल प्राइज़ को लेकर ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा, उसी हिसाब से जमा देना है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स विद हिज सन। थोड़ा सा मैंने डाला ही ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने कहा होना चाहिए। उसके बाद ये एंशिएंट टाउन से रिलेटेड है, ये चैनलाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है ये। आप पॉज करते जाओ, आंसर करते जाओ अपना। ठीक है, काजी निम्बू की किसको जीआई टैग मिला है, तो 26 का कहाँ होने वाला है कॉमनवेल्थ, ये सब है। अच्छा, इसके लिए अब आपको ऑप्शंस मैंने देख रही हैं, और इसके बाद देखो जो ये पीडीएफ है वो आपको मिलेगी चैनल के टेलीग्राम लिंक जो है ना हमारा पीएम पाठशाला का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एथिक्स के साथ। एथिक्स की केस स्टडी टॉपिक सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।